तारिक रहमान, जिन्हें शपथ ग्रहण के 24 घंटे के अंदर भारत आने का न्योता मिला था प्रधानमंत्री से, खबर है कि वो भी अब मलेशिया जा रहे हैं और फिर जाएंगे चाइना। वो भारत नहीं आ रहे हैं। बीजेपी सरकार है तो बार बार ये बात की कि इलीगल कोई भी माइग्रेंट्स बांग्लादेशीज हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, गलत तरीके से आए हुए हैं, उसको हम एंटरटेन नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि कुछ राजनीतिक फायदों के लिए ममता बनर्जी सरकार उस पर सॉफ्ट थी। मतलब आप कह रहे हैं कि हसीना के सपोर्टर्स बढ़ रहे हैं वापस से उस चीज़ को, लेकिन उस दिन भी अगर इलेक्शन हो जाते तो आप मान के चलिए कि जो आज सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, मैं चलो बहुत उसमें कह रहा हूँ, जो जमात बन के बैठ गई 66 सीट्स, वो कहीं नहीं रहती, वो आके 8-7 पे रह जाती। इतना असंतोष था कि अवामी लीग के प्रति कि भागना पड़ा शेख हसीना को। पर आप कह रहे हैं मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मेरा प्रश्न है कि ठीक 18 महीने बाद आप कह रहे हैं वो वापस आ जाते। कि आप मुझे बताइए कि पड़ोसियों को भारत से क्या ग्रीवेंसेस है, भारत ने ऐसा क्या किया कि पड़ोसी देश नाराज हो जाए? पिछले 10 साल में मोदी जी के सरकार से आज तक बता दीजिए कि क्या भारत ने ऐसा किया। तारिक रहमान क्या इसलिए भी नहीं आ रहे क्योंकि शेख हसीना अभी दिल्ली में है? तारिक रहमान की सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी आर्मी है और उनकी जो आइडियोलॉजी है वो सॉफ्ट इस्लाम और इस्लामिक है। फॉर्मूला चलता है बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में -1 और -2 और -1 और -1। एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान, इनसे बांग्लादेश के बेहतर होते रिलेशनशिप्स, और तीसरी तरफ खड़े हैं हम। हमें क्या करना चाहिए और क्या हमें थोड़ा बहुत चिंतित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? घंटी बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए? बांग्लादेशी के लिए किसी और को लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, वो खुद अपनी लड़ाई खुद ही लड़ते हैं। 1952 में खुद लड़ी, 1971 में खुद लड़ी, 1989 में खुद लड़ी, 2012 में खुद लड़ी, अब वो 2024 में लड़ी और फिर लड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ ये जो रिवोल्यूशन है ना, ये अनफिनिश्ड रिवोल्यूशन है, ये आगे फिर रिवोल्यूशन होगा। फरवरी और मई, इस साल ये 2 महीने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में काफी अहम रहे। क्यों? क्योंकि फरवरी में पूरे 1.5 साल की अंतरिम सरकार के बाद बांग्लादेश में चुनाव हुए और सत्ता संभाली बीएनपी के तारिक रहमान ने। काफी भारी भरकम सीटों के साथ वो फाइनली संसद पहुंच गए थे। तब हमने इस पर पॉडकास्ट किया भी था, आपने देखा भी होगा। और अब मई में चुनाव भारत में हुए, बंगाल में। 15 साल बाद यहां सत्ता बदली, टीएमसी बाहर हुई और बीजेपी आई। आप और हम जानते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, कि बंगाल को लेकर बीजेपी के क्या मुद्दे थे। इंपॉर्टेंट क्या है, भारत और बांग्लादेश के बीच 2217 किलोमीटर लंबी सीमा है और ये जो सरहद है ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये अहम क्यों है? क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में बंगाल में 2217 किलोमीटर की लंबी सीमा है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक पानी का मुद्दा भी है जिसे लेकर भारत बांग्लादेश आपस में टकराते रहते हैं। घुसपैठियों का मुद्दा भी है, उसको लेकर भी टकराते रहते हैं। और अभी हाल में हिंदू अल्पसंख्यकों पर जो कुछ बांग्लादेश में गुजरा, उसे लेकर भी हम सब ने काफ़ी चिंताएं जताई थी। तो काफ़ी कुछ है जो आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे। और काफ़ी दिन हुए बांग्लादेश पर बात हुई भी नहीं है, तो ऐसे में पढ़ा को नितिन वर्ल्ड अफेयर्स में हमने एक ऐसे मेहमान को बुलाया जो काफ़ी पुराने मेहमान हैं हमारे। जब हम आज तक रेडियो में ऑडियो फॉर्मेट में ही काम करते थे केवल, तब कई बार उनसे बात होती थी। आज पहली बार वीडियो में हमारे साथ हैं प्रोफेसर संजय भारद्वाज। आप फिलहाल जेएनयू के सेंटर ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़ में प्रोफेसर हैं, चेयरपर्सन भी रहे हैं। खास बात क्या है वो ये कि बांग्लादेश पर बहुत भारी भरकम काम है सरकार। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आपको फेलोशिप मिली थी, तो आपने कॉन्टेस्टिंग आइडेंटिटी इन बांग्लादेश, इस पर काम किया। इसके अलावा आप खुद बांग्लादेश में 1 साल पढ़कर आए, फेलोशिप मिली आपको वहाँ। वाटर शेयरिंग पर काम किया। बांग्लादेश के 64 में से 60 ज़िले आपने खूब घूमे हैं, सारी सीमाएं नापी हैं। और जो 50 पीएचडी आपने कराई अभी तक, उनमें 40 तो केवल बांग्लादेश पर थी। इनफैक्ट 8 बांग्लादेशियों को भी कराई, उनके भी सुपरवाइजर रहे आप।
और एक और चीज़ आपको पता ही है कि पिछले 3-4 एपिसोड हमने नेपाल पे किए हैं, तो अभी रवि लामिछाने भारत आए थे, तो उनसे भी मुलाकात हुई सर की। तो कुल मिलाकर इस खित्ते पर ठीक ठाक अथॉरिटी रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। जी धन्यवाद नितिन जी। और वैसे तो आपको टीवी पर देखते रहते हैं, अखबारों में आपके आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं, तो मुझे तो बांग्लादेश पर बात करनी है, लेकिन एक बात नेपाल पर ज़रूर करूँगा। नेपाल में हमारे सुनने वाले देखने वाले बहुत हैं सर, सबके मन में यही प्रश्न, प्रधानमंत्री नहीं आ रहे नेपाल के, रवि लामिछाने आ गए, तो 2 थियरी निकल रही हैं। आप बताइएगा इनमें से कौन सी सही है, कौन सी गलत, या दोनों गलत है, दोनों सही हैं। नंबर 1, प्रधानमंत्री नहीं आए तो रवि लामिछाने ने अपने लेवल पर डैमेज कंट्रोल किया कि उन्हें कम से कम आना चाहिए, भाजपा ने बुलाया, वो आए, तो एक तरह से बैलेंस हो गया। दूसरी थियरी ये है कि गुड कॉप बैड कॉप का खेल चल रहा है। रवि लामिछाने और प्रधानमंत्री साहब दोनों जो हैं मिलजुल के काम कर रहे हैं। वो अपने घरेलू मोर्चे पर ये दिखा रहे हैं कि मैं बहुत टफ हूँ इंडिया को लेकर, और रवि लामिछाने यहाँ आए हैं आश्वस्त करने पड़ोसियों को कि सब ठीक है। देखिए पहली बात तो देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप जैन जी मूवमेंट आप देखते हैं, और जिस तरीके से एक क्लासिकल एग्जांपल है दक्षिण एशिया में, जिस तरीके से ट्रांजिशन हुआ एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट में, और जो डोमिनेंट इश्यूज़ थे वो डोमिनेंट इश्यूज़ थे डोमेस्टिक। वहाँ पे चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की बात थी, जो नेपालीज़ का माइग्रेशन हो रहा था, या बाकी लॉ एंड ऑर्डर और निपोटिज़म और इस तरीके की जो वहाँ शिकायतें जैन जी को थी, वो एक कारण बना कि वहाँ पर जैन जी मूवमेंट हुआ, और रवि लामिछाने की जो पार्टी है आरएसपी, उसके माध्यम से सत्ता का परिवर्तन हुआ और बालेन शाह प्रधानमंत्री बने। मुझे लगता है कि जो बालेन शाह का जो प्रायोरिटी है आज के दिन, वो उसके डोमेस्टिक इश्यूज ज़्यादा हैं, और वो बहुत काम भी कर रहे हैं। मैं अभी नेपाल की एक यात्रा पे गया था, और मैंने देखा कि जिस तरीके से काठमांडू में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो वहाँ की सड़कों पे आप देखिए कि जिस तरीके से मैं अचंभित था कि मैं पिछले 3 साल पहले वहाँ पे गया था, 3-4 साल पहले, और आज के काठमांडू में बहुत अंतर है। और वो जो जितना भी इलीगल एनक्रोचमेंट हैं सबको हटा रहे हैं, बाकी जो इश्यूज हैं डोमेस्टिक इश्यूज हैं, वहाँ की जो टीचिंग कम्युनिटीज़ हैं, जर्नलिस्ट हैं, या बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, उनसे बहुत तसल्ली से बात करते हैं, उनकी जो ग्रीवेंसेज हैं उनको सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी विदेश के मामलों पर ज़्यादा ध्यान बालेन शाह नहीं दे रहे, वो डोमेस्टिक इश्यूज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, और इसी यही कारण है कि वो अभी या 1 साल के लिए किसी भी देश की यात्रा पर नहीं जा रहे, और वो कोशिश भी नहीं कर रहे कि जो फॉरेन पॉलिसी की इश्यूज़ है उसको ओपन करें। यूएस एम्बेसडर से भी मिलने नहीं मिले, और बाकी लोगों से भी नहीं मिले। तो एक अच्छा है कि इक्वी डिस्टेंस बना के अगर वो डोमेस्टिक इश्यूज़ को अगर उसका समाधान ढूंढ रहे हैं, तो नेपाल के लिए एक अच्छी खबर है। दूसरी बात रही रवि लामिछाने की, पहली बात उनकी राजनीतिक दल जो आरएसपी है उसको पहली बार सत्ता में आने का मौका मिला है, और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 2014 से सत्ता में है, उनके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने का एक अवसर था, और उसी ही कड़ी में जो पार्टी टू पार्टी एक अंडरस्टैंडिंग, और जो नेपाल का अपना भारत के साथ में जो रोटी बेटी का नाता है उसको जीवंत करने के लिए यहाँ आए, और कई अच्छी बातें वो उनके विचार सुनने को मिले। बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि तीर्थाटन एक हम सर्किट बनाएंगे, जिसमें हम अयोध्या को जनकपुर से कनेक्ट करेंगे, और काशी को हम काठमांडू से कनेक्ट करेंगे, जिसमें पशुपतिनाथ टेम्पल और इस तरीके का, तो उसमें टूरिज़्म भी होगा, और जो जुड़ाव है, सांस्कृतिक जुड़ाव है वो भी, धार्मिक जुड़ाव है वो भी जीवंत होंगे। तो एक अच्छी विचार के साथ रवि लामिछाने यहाँ आए, और एक मुझे लगता है कि जो भारत और नेपाल के बीच में एक वार्मथ रही है रिलेशनशिप में हिस्टोरिकली, उसको जीवंत करने का एक अवसर मिला, और बहुत अच्छा उनका स्वागत हुआ। तो मुलाकात दोनों इसको बहुत
पॉलिटिकल कैलकुलेशंस और जो बायलैटरल इशू, जो बॉर्डर इश्यूज, और मुझे लगता है उस आंकड़े से नहीं देखना चाहिए। एक सकारात्मक शुरुआत रवि लाबिछाना से हुई और मुझे लगता है कि बालन शाह को जब मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से भारत भी आएंगे, और भारत के साथ क्योंकि एक जो निर्भरता है एक दूसरे की, आर्थिक निर्भरता है, सांस्कृतिक निर्भरता है, ऐतिहासिक जो निर्भरता है, उसको बेसिकली क्रियान्वित करने का बालन शाह को भी मौका मिलेगा। और निश्चित रूप से भारत के साथ या प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उनकी आने वाले समय मुलाकात होगी। सर, ये संयोग है कि जब आप नेपाल में थे काठमांडू में, मैं भी वहीं था। मैं काठमांडू भी था, जनकपुर में भी था। मैंने भी वहाँ 2-3 शहर घूमे, लोगों से बात की। जनकपुर जो है वो तराई क्षेत्र है, ऑब्वियसली बिहार से जुड़ता हुआ है। रोटी बेटी के संबंध जो हम कहते हैं, ज़्यादातर उसी के भरोसे कहते हैं। वहाँ लोगों के बीच में ये ज़रूर था कि जिस तरह की पॉलिसी अपनाई, मतलब कानून थोड़ा ज़्यादा सख्ती से लागू होने लगे, तो लोगों में एक नाराज़गी थी। काठमांडू के लोगों का ये कहना था कि ये साफ़ सफाई जो आप देख रहे हैं, तो जब वो मेयर थे बालन शाह तब से ही है। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि सीमावर्ती क्षेत्र और राजधानी दोनों के लोगों के सेंटिमेंट थोड़े से अलग हैं, एक जैसे तो नहीं लगे। एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमें ऐसे परंपरागत नेपाली प्रधानमंत्री देखने का आदत हो गई है, तजुर्बा है, जो भारत को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि भारत भी नेपाल को बहुत प्रायोरिटी देता है। इस मामले में आप बालन शाह को बहुत उत्साह से देख पा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि उनकी ये जो प्रायोरिटी है घरेलू मुद्दों पर ये लंबी चलेगी, तो हमारा नंबर कब आने वाला मिलने का? देखिए, पहली बात तो ये मान के चलिए कि बालन शाह की एक युवा सोच है, और दूसरी बात कि वो एक ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं, मधेसी समाज से आते हैं, और अपनी जो उन्होंने कैंपेन भी शुरू किया तो वो भी जनकपुर से शुरू किया, और जो उन्होंने ओथ लिया वो भी रामनवमी के दिन लिया। तो ये बात मान के चलिए कि जो मूल है नेपाल का, जो संस्कृति है नेपाल की, वो उसको बिलोंग करते हैं। अब बात आती है कि पहाड़ी और तराई क्षेत्र और जो पॉलिटिक्स, वामपंथी और नेपाली कांग्रेस और एक नया विचार, ये सब राजनीति है, ये सब राजनीति है। और मुझे लगता है कि एक युवा सोच है, जिस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन वो नेपाल में लाना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। मुझे अच्छी बात लगी कि वो बहुत ही कॉरपोरेट की तरह काम करते हैं। मैंने जो सुनने को मिला कि 10 बजे ऑफिस में, बिल्कुल 9:30-10 बजे वो ऑफिस में पहुंच जाते हैं, 5-5:30 बजे तक काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तसल्ली से मिलते हैं। ऐसे नहीं कि पॉलिटिशियन, हाँ भाई तुम्हारी क्या है, तुम्हारा क्या इशू है, तुम्हारा नहीं। वो तसल्ली से एक एक कम्युनिटी से मिलते हैं, नेपाल को, नेपाल की राजनीति को समझ रहे हैं। और ये बात उन्होंने, जब वो मेयर रहे काठमांडू के, तब ये बात साबित कर दी कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से, आज मैंने काठमांडू को ट्रांसफॉर्म किया, मैं पूरे नेपाल को ट्रांसफॉर्म करूँगा। और ये बात भी समझते हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की, बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। जिस तरीके से युवा माइग्रेट कर रहे थे, हर दिन 2000 नेपाली युवा जा रहे थे, तो उनको अगर इस एक्सपेक्टेशंस को मीट करना है तो ये बात समझते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी, जो पोटेंशियल नेपाल के पास है, खासकर जो एनर्जी का सेक्टर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, या आप ये कहें टूरिज़्म का एक स्कोप है, और वो दोनों जो फैक्टर हैं वो भारत के साथ मिलके ही वो दोनों उस क्षेत्र में बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, बात मान के चलिए कि जो सबसे लंबा अगर बॉर्डर है नेपाल का, तो वो जो उत्तर प्रदेश और बिहार का है, और जो दोनों ही, उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों ही एनर्जी ड्राई स्टेट है, दोनों को एनर्जी सोर्सेज है और इमीडिएट मार्केट है। तो अगर दोनों भारत और नेपाल में कोऑपरेशन होता है तो ये लगता है कि विन विन सिचुएशन होगा, एक कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंटल अप्रोच होगा। और जो भारत की रीति नीति रही है नेपाल के प्रति नहीं, सभी देशों के प्रति भारत का एक अपना दृष्टिकोण रहा है। खासकर जब मोदी जी का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आया तो उन्होंने एक बात कही थी कि सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ यानी कि हम तो डेवलप होंगे, आपको भी करेंगे। और आपको मैं बताता हूँ, 2015 में मोदी जी जब नेपाल गए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी को बर्बाद नहीं होने देंगे। यानी कि पहाड़ का पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल्स, जो रिवर्स मैनेजमेंट, सारा काला पानी, जो भी सिस्टम है, उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे ताकि नेपाल में भी समृद्धि हो और भारत में भी आए। और पहाड़ की जवानी कि जो पहाड़ का, जो नेपाल का आदमी दूसरी दुनिया में जा रहा है, उसको हम भारत में भी जगह देंगे और नेपाल में भी जगह देंगे ताकि उसका एक सदुपयोग हो। और हम अपनी जो वर्कफोर्स है, जो एक यंग वर्कफोर्स
फोर्स है उसको ना केवल नेपाल के विकास के लिए, पूरे दक्षिण एशिया के विकास के लिए उसका इस्तेमाल करें। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है और एक पॉजिटिव नोट के साथ में बालेन शाह और रवि रामेछाने और भारत सरकार क्योंकि जो गर्मजोशी से अभी मुलाकात हुई, अभी नितिन नवीन जी से भी मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात हुई, जो राजनीति जो फॉरेन पॉलिसी से सेल है विजय चौथेवाला जी, उनके साथ में भी उनका डायलॉग हुआ। तो एक अच्छा है कि पहली बात पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के बाद में एक रास्ता खुलेगा कि जो एक सिविल सोसाइटी के बीच में गैप हो गया था, केपी ओली बहुत कुछ हद तक पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए चाइना फैक्टर को इस्तेमाल करते थे और उनको पता था कि भारत के साथ संबंधों के बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन ऐसे समझौते, ऐसे एमओयूज कभी किए केपी ओली ने क्योंकि वाइबल ही नहीं थे। 9 एमओयू किए थे जब चाइना के साथ में, तो उसमें से 8 तो बिल्कुल ही वाइबल नहीं थे। एक जो पोखरा पोर्ट का एक एमओयू था वो लग रहा था कि थोड़ा बहुत, बाकी वो कह रहे थे हम आपको एनर्जी सप्लाई करेंगे हिमालय क्षेत्र से। अगर कोई ट्रक ड्राइवर एक बार चला गया तो वो नेक्स्ट टाइम बिल्कुल मना कह देगा मेरा बच्चे हैं, मेरे को बच्चे को पालना है, मैं इतना डिफिकल्ट टेरेन से जा नहीं सकता। नेपाल की सड़कों का ये हाल है और जो कैपेसिटी है जो उसमें लाने का भी, कि वो जो ट्रक का जो टैंकर है वो 1/3 ही भरेगा, तो यानी कि जो वाइबल नहीं है। वो सपने नेपाल की जनता को दिखाया और इसीलिए नेपाल की जनता ने केपी ओली को भगाया। और जो प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक अप्रोच युवा में है और रवि रामेछाने की पार्टी में है और बालेन शाह की लीडरशिप में, तो निश्चित रूप से ये नेपाल को एक नई सोच देंगे। और अच्छे, देखिए इसमें बहुत मजबूत इनके पास में एक्सपीरियंस्ड लोग भी हैं। एक बात कही जाती है नेपाल के बारे में कि जो अभी इलेक्शंस हुए हैं उसमें सब यंग हैं, ऐसा नहीं है। मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जानता हूँ, वो 5वीं बार जीत के आए हैं, अमरेश कुमार सिंह, और वो इतने सूझबूझ वाले लीडर्स हैं। तो ऐसे लोग अगर इनकी पार्टी में हैं तो निश्चित रूप से एक्सपीरियंस लोगों का भी सहयोग रहेगा और यंग जनरेशन्स का जो एक जज्बा है वो भी रहेगा। और जिस तरीके से ऑनेस्ट, क्योंकि जिस ऑनेस्टी के साथ में बालेन शाह बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नेपाल जो पिछले कई दशकों से, आप लगभग 100 साल से तो राणा तंत्र के जकड़ में रहे, फिर राजतंत्र के जकड़ में रहे, और फिर ये माओइस्ट इंसर्जेंसी हुई, और फिर उसके बाद एक होप थी कि 2006 में जो फर्स्ट रिवोल्यूशन हुआ था उसमें होप थी कि कुछ नेपाल में परिवर्तन आएंगे, वो नहीं हुआ। और अब ये सेकंड रिवोल्यूशन है। तो मुझे लगता है जिस डायरेक्शन में और जिस सूझबूझ के साथ में ये नया एस्टेब्लिशमेंट बढ़ रहा है, ये नेपाल के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन आज बात मुझे बांग्लादेश पर करनी है, और वो ये है कि आपने कहा प्रधानमंत्री की पॉलिसी नेबरहुड फर्स्ट की है। तो ठीक है, बालेन शाह इसलिए नहीं जा रहे इंडिया, इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे मामले नेपाल के पेंडिंग हैं। तारिक रहमान, जिन्हें शपथ ग्रहण के 24 घंटे के अंदर भारत आने का न्योता मिला था प्रधानमंत्री से, खबर है कि वो भी अब मलेशिया जा रहे हैं और फिर जाएंगे चाइना, वो भारत नहीं आ रहे। देखिए, दोनों आपने कंपैरिजन बताया, आपने बालेन शाह और तारिक रहमान का। मैं एक पहली बात बता देता हूँ, जो तारिक रहमान का जो माइंडसेट है और तारिक रहमान का जो अपना एक बैकग्राउंड है और जिस तरीके से तारिक रहमान सत्ता में आए हैं, वो दोनों का ही बिल्कुल एकदम डिफरेंट है। नेपाल एक क्लासिकल एग्जाम्पल है ट्रांजिशन का और पावर ट्रांजिशन का और सत्ता परिवर्तन का। और बांग्लादेश जो एक ट्रेडिशनल पैटर्न था उससे बाहर नहीं आ पाया, क्योंकि अभी भी जो जिस तरीके से शेख हसीना की सरकार 2008 में आई थी, तो मान के चलिए कि आर्मी का एक बहुत बड़ा एक रोल था और उसमें एक फॉर्मूला चलता है बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में, -1 और -2 और -1 और -1। तो बेसिकली इनिशियली जो आर्मी जब 2006 से 2008 के बीच में बांग्लादेश में थी, केयरटेकर गवर्नमेंट था फखरुद्दीन अहमद की, उस वक्त कोशिश किया कि -2 कर दो, यानी कि दोनों लेडीज़ को, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की लेडीज़ को, खालिदा जिया और शेख हसीना को बाहर भेज दो और नया एक सिस्टम यहाँ पे डेवलप करो। वो पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि बांग्लादेश का जो इतिहास देखते हो वो आंदोलनों का इतिहास रहा है। वो उन्होंने 1948
में जब उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बनाया बंगाली की जगह, तब से उन्होंने शुरुआत किया और बहुत बड़ा आंदोलन हुआ 21 फरवरी 1952 में। फिर आप ये देखिए कि उनका 6 पॉइंट फार्मूला आया और 1971 में जिस तरीके का आंदोलन किया उससे आज़ादी पाई। उसके साथ साथ चलते चलते 1989 में जामदानी आंदोलन हुआ, फिर 2012 में शाहबाग मूवमेंट हुआ, और ये फिर मानसून रिवॉल्यूशन, मैं इसको मानसून रिवॉल्यूशन कहता हूँ, लोग जुलाई चार्टर और जुलाई रिवॉल्यूशंस कहते हैं। तो वहाँ पे आंदोलनों का इतिहास रहा है। तो 2008 में भी वहाँ की जनता ने कहा कि ये नहीं होगा, और शेख हसीना वापस आई और उनका जिस तरीके से स्वागत हुआ तो आर्मी समझ गई कि यहाँ मैनेज वन ही चलेगा। तो मैनेज वन करके 2008 में चुनाव हुए और शेख हसीना को प्रधानमंत्री बनी। 2024 में जिस तरीके से परिवर्तन हुआ और जिस तरीके से तारीख की एंट्री 2025 में हुई, तो वही सिनेरियो देखने को मिलता है कि मैनेज वन की बात आ गई कि जो तारिक रहमान जिसको निष्कासित किया हुआ था पिछले 17 साल से, जो लंदन में बैठा हुआ था, जिस पे इतने केसेस थे, मनी लॉन्ड्रिंग के, ग्रेनाड अटैक के, सारे केसेस थे, आर्म्स ट्रैफिकिंग को लेके, खंबा और सारे करप्शंस, और एक तरीके से ये था कि तारिक रहमान का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। वो तारिक रहमान जिस दिन ढाका पहुँचे, उनका इतना बड़ा स्वागत हुआ, एक हीरोइक एंट्री हुई, और आर्मी ने और जो भी सिस्टम है उन्होंने उनको एक तरीके से प्रधानमंत्री मान लिया। और जो ये बात मान के चलिए कि जब उनकी माता जी का, जब खालिदा जिया का जब देहांत हुआ, तो जिस हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी विजिट किए, जयशंकर जी, तो एक तरीके से मान लिया गया कि बांग्लादेश में जो भी चुनाव अगला होगा उसमें BNP आएगी, यानी कि मैनेज वन हो गया। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे जोड़ कहना चाहूँगा कि कोई फ़र्क नहीं था पहले वाले इलेक्शन में और इस इलेक्शन में। पहले वाले इलेक्शन में अवामी लीग ने BNP को कंटेस्ट से दूर रखा। 2 बार तो BNP कंटेस्ट ही नहीं की, एक बार कंटेस्ट की तो पूरा का पूरा सिस्टम को वो कर लिया। वही काम 2026 के जो चुनाव हुआ बांग्लादेश में फरवरी में, उसमें अवामी लीग को बाहर कर दिया। तो यानी कि पैटर्न वही है, सिस्टम वही है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, और वही इंस्टीट्यूशंस वैसे ही काम कर रहे हैं, जुडिशरी वैसे ही काम कर रही है, आर्मी भी वैसे ही काम कर रही है, और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट सिस्टम भी वैसे ही काम कर रहा है। और रहमान परिवार भी वैसे ही कर रहा है कि उनके पिताजी भी थोड़े चाइना के क्लोज थे, माँ भी थी। अब मैं दूसरे उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि अब तो मान के चलिए कि BNP हैं और तारिक रहमान है जो जियाउर रहमान के पुत्र हैं। जियाउर रहमान एक मिलिट्री जनरल थे, तो आप मान के चलिए कि BNP की सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो आर्मी है। बिल्कुल। और जो जिस तरीके से तारिक रहमान ने 5वां संविधान संशोधन किया था, उसमें 1977 में जिस तरीके से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया, जो 1971 की जो स्पिरिट थी, आज़ादी की जो स्पिरिट थी, उसमें सेकुलरिज्म को लेके आए थे। उन्होंने उस सेकुलरिज्म वर्ड को हटा के जो प्रियम्बल है उसके टॉप पे लिख लिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और जो सेकुलरिज्म की जगह ऑलमाइटी अल्लाह वर्ड को इनकॉर्पोरेट कर दिया। जो बंगाली नेशनलिज्म था, जो स्पिरिट थी 1971 की, उसको हटा के उसकी जगह बांग्लादेशी नेशनलिज्म आ गया, और बांग्लादेशी नेशनलिज्म का जो कोर था वो इस्लाम था, ठीक है, और स्पेशल सॉलिडरिटी विद इस्लामिक वर्ल्ड आ गया। वॉर ऑफ वो फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ बांग्लादेश की जगह वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जो 71 का जो प्रिंसिपल्स थे, जो सारे मूल्य जो थे, वो चेंज कर बदल दिए और उन्होंने अपनी सत्ता को स्थापित कर दिया। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि तारिक रहमान की सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी आर्मी है, और उनकी जो आइडियोलॉजी है वो सॉफ्ट इस्लाम और इस्लामिक है, इस्लाम कोर है उनका, ठीक है। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उनकी पहली यात्रा मलेशिया हो। क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ से उनकी अपनी सत्ता को एक तरीके से लेजिटिमेसी, ऑथेंटिसिटी मिलेगी, और वो वहाँ पर ये भी बात मान के चलिए कि जाकिर नायक भी वहीं बैठा हुआ है। वही जाकिर नायक जिससे इंस्पायर्ड होके जो होली आर्टिजन पे जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, और वही नॉर्थ साउथ यूनिवर्सिटी के लोग थे। तो ये बात आप मान के चलिए कि ये जो वहाँ पे गए हैं,
तो अब किस तरीके का आइडियोलॉजिकल एंडोर्समेंट वहाँ से मिलेगा वो एक फैक्टर है। लेकिन सर, चुनाव में तो तारिक रहमान भी खुद को सेकुलर पोज कर रहे थे। क्या वो सिर्फ अवामी लीग की अनुपस्थिति के कारण ऐसा कर रहे थे कि भाई ये वोट भी मुझे मिल जाए, अवामी वाले, या फिर वाकई वो लौटे हैं, 17 साल बाद लौटे हैं, एक ऐसा मुल्क उन्हें चलाना है जिसमें हिंदू भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, तो इसलिए वो सेकुलर वाला स्टैंड ले रहे थे? देखिए, इसके सीधा सीधा इसका मायना ये है कि अभी तक जो पिछले कई दशकों की राजनीति रही उसमें बीएनपी का अलायंस पार्टनर रहा है जमात-ए इस्लाम। बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या स्थिति आ गई कि जमात-ए इस्लाम अब अपोजिशन में था, यानी कि अब कंटेस्ट जो था वो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज में था जो एक अलायंस रही है। तो वहाँ पर एक जो पॉलिटिकल पार्टी थी जमात-ए इस्लाम, वो हार्ड इस्लाम और इस्लामिस्ट पॉलिटिकल फोर्स है जो अपनी आइडियोलॉजी को पाकिस्तान के बहुत नज़दीक पाते हैं। और ये बात मान के चली कि जो जमात इस्लाम जिसने फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ बांग्लादेश को अपोज किया और पाकिस्तान आर्मी के साथ में कोलैबोरेट किया, जो अल बदर थे, अल शाम थे, रजाकार्स थे, इस्लामिक छात्र शिविर था, वो सब कोलैबोरेटर्स थे। तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में बीएनपी का अलायंस था। अब सवाल ये था कि अब चुनाव में तो आपको कंटेस्ट करना है, तो उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को थोड़ा डिफरेंट दिखाने का कोशिश किया और वहाँ पर जो आइज़ थी बीएनपी की वो अवामी लीग के वोटर्स पे थी, जो कि बंगाली राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं। और वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी भी एक बड़ा एक समाज है जो 7-8% बचा है। अब पहले तो बहुत ज़्यादा था, धीरे धीरे वहाँ पे हिंदुओं की संख्या कम चली गई, जो लगभग 28% 1947 में थी, आते आते 15% 1971 में रह गई और अब 8% से भी कम हिंदू पॉपुलेशन है। उसके वोट पर भी उनकी नज़र थी, तो उन्होंने थोड़ा सॉफ्ट रखा कि इंक्लूसिविटी की बात कही कि ये वही जिन्ना वाला एक स्टंट था कि आपने लड़के लेंगे पाकिस्तान और आपने इस्लामिक नेशनलिज्म और टू नेशन थ्योरी के आधार पे पाकिस्तान का निर्माण तो कर दिया, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान बना तो बोला कि नाउ पाकिस्तान इज़ होम फॉर ऑल क्रीड एंड ऑल क्रीप्स, यानी कि सबका है, सभी लोग रहेंगे। यानी कि आप इस्लाम की राजनीति करते हो और उसके बाद कहते हो कि सब रहो। तो वही काम मुझे देखने को मिला कि जब तारिक रहमान को जब पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए और इलेक्टोरल बेनिफिट्स के लिए उन्होंने एक इंक्लूसिविटी का एक जेस्चर दिखाया और अगर इसको मेंटेन करते हैं तो निश्चित रूप से ये बांग्लादेश के लिए अच्छी खबर है। और ये बात मैं कहूँगा कि जो पिछले 17 साल से तारिक रहमान वहाँ रहे तो उनमें भी जो वहाँ का वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सेकुलर वैल्यूज़ है वो उनमें कुछ इन्वाइब करने का मौका मिला, अगर वो इस इंक्लूसिविटी को, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, जिसमें सॉफ्ट और बंगाली राष्ट्रवादी मुस्लिम्स भी शामिल हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक मुस्लिम्स भी शामिल है, सबको साथ रखते हैं, सबकी ग्रीवेंसेज और उनके एक्सप्रेशंस को अगर एक्मोडेट करते हैं तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि 17 साल ये तारिक रहमान के लिए ट्रेनिंग पीरियड था और उस ट्रेनिंग पीरियड में आके उनको अपॉर्चुनिटी मिली तो उन पॉलिसीज़ को, उन इथोस को लागू कर रहे हैं। और लेकिन ये एक डिपार्चर होगा उनकी जो पुरानी सरकारें थी, प्रीवियस पॉलिसीज से, 2001 से 2006 तक जिस तरीके से तारिक रहमान का एक अपना हवा भवन का जो एक एपिसोड होता था और जो उनके मित्र थे वहाँ के स्टेट मिनिस्टर लुत्फुज्जमान बाबर, जो पूरा उसमें आर्म्स ट्रैफिकिंग में जो चित्तौड़गंज यूरिया फर्टिलाइज़र कंपनीज में से आर्म्स ट्रैफिकिंग हो रहा था। और अभी आप मोहम्मद यूनुस के टाइम में जब इंटरिम सरकार थी तो नारे भी लगे थे कि अमार बाबर, तुम्हार बाबर, सबर होर बाबर बाबर, ये उसी लुत्फुज्जमान बाबर की बात कर रहे थे क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करना चाहता था। और मोहम्मद यूनुस की जो इंटरिम सरकार थी, जो जमात और इस्लामिस्ट फोर्सेस थी, वो भी नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करना चाहती थी। तो मुझे ये जो बीएनपी जमात का अलायंस था 2001 से 2006 के बीच का, वो अलायंस और या प्रीवियस गवर्नमेंट थी जिसमें भारत से थोड़ा डिस्टेंस रखा और पाकिस्तान, चीन और अमेरिका भी इनकी कोर आइडियोलॉजी का पार्ट रहा है। क्योंकि जब जियाउर रहमान सत्ता में आए थे तो उन्होंने वाशिंगटन मॉडल ऑफ इकोनॉमी अपनाया था और एक तरीके से अमेरिका से नज़दीकी बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन चाइना से परहेज नहीं था, चाइना को भी बराबर वो रखते थे। तो ये जो अगर ट्रांसफॉर्मेशन होगा
तारिक रहमान में, तो निश्चित रूप से जो उनकी प्रीवियस पहले की जो नीतियां रही है उससे एक डिपार्चर देखने को मिलेगा। लेकिन ये बांग्लादेश के लिए अच्छी खबर होगी, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश ने पिछले 2 दशक में उन्नति की है, मैं तो उसमें क्रेडिट देता हूँ 2006 में जब वहाँ की इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी, केयरटेकर गवर्नमेंट, आर्मी बैक्ड केयरटेकर गवर्नमेंट, उसने भी बहुत कुछ हद तक सकारात्मक नीतियाँ पाई थी कट्टरवाद के खिलाफ। जो इस्लामिस्ट फोर्सेस थी, बांग्ला भाई था, हुजी भी था, अंसारुल बांग्ला था, इनको सबको किनारे लगाया और एक सकारात्मक सोच के साथ आर्मी बैक्ड केयरटेकर गवर्नमेंट बढ़ी। उन्हीं पॉलिसीज़ को शेख हसीना ने आगे बढ़ाया। तो और जिस तरीके से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हम देखते हैं कि जब कोविड-19 था तब भी उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेन कर गई, अपने हर पड़ोसी से अच्छी थी और उनका अगर आप पर कैपिटा इनकम वाज बेटर देन इंडिया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी बेहतर थे और विमेन एम्पावरमेंट इश्यूज में भी कुछ इंडिकेटर्स उनके बेहतर थे। तो वो जो एक पेस डेवलप हुआ बांग्लादेश का, और जो कहते थे कि अमेरिका कहता था कि बांग्लादेश बास्केट केस है, वही अमेरिका कहने लग गया था कि मॉडरेट डेमोक्रेटिक कंट्री है, इकोनॉमिकली अच्छा कर रहा है। और 2026 में तो वही बांग्लादेश LDC से ये डेवलपिंग कंट्रीज में ग्रेजुएट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये अगर तारिक रहमान एक सकारात्मक सोच के साथ बढ़ रहे हैं और सबको साथ रखते हैं और अच्छा एक पॉजिटिव पॉलिसी जेस्चर, वो ना केवल क्षेत्र में दुनिया के साथ, तो ये बांग्लादेश के लिए अच्छी खबर है। LDC से तो खैर नेपाल भी उभरा है, पर वो अपने आप में एक चुनौती भी होती है, सिर्फ मौका ही नहीं। मुझे ये पूछना और समझना है, आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे थे, क्या इस सरकार के होने से भारत की सरकार को थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना होगा नॉर्थ ईस्ट के मामले में? देखिए, 2 बातें हमको बहुत साफ साफ समझनी चाहिए और भारत की रीति नीति को समझना चाहिए। मैं यही बात जो आपने शुरुआत की थी, मैं वहाँ से शुरुआत करता हूँ। भारत और बांग्लादेश, जो आप बंगाल में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे थे और बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे थे, देखिए पहली बात ये मान के चलिए कि भारत बांग्लादेश के संबंध है, उसमें वेस्ट बंगाल एक फैक्टर है और उसी तरीके से जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं वो भी एक फैक्टर है। लेकिन अच्छी बात क्या थी कि जो भारत की एक रीति नीति रही है कि खासकर जब गुजराल साहब फॉरेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने गुजराल डॉक्ट्रिन का, और गुजराल डॉक्ट्रिन में नॉन रेसिप्रोसिटी थी, और उस नॉन रेसिप्रोसिटी में जो सबसे पहला जो एग्रीमेंट हुआ था वो गेंजिस वाटर ट्रीटी का। जब थोड़ा सा रोक के पूछ रहा हूँ सर, गुजराल डॉक्ट्रिन बहुत लोग नहीं जानते और हमारे यहाँ सब जो हैं IR के छात्र हैं नहीं, थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप 1 मिनट में समझा दें। देखिए, गुजराल डॉक्ट्रिन मैं इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से बताऊँ। गुजराल डॉक्ट्रिन का बेसिकली कॉन्टेक्स्ट था इंटरनेशनल, यानी कि भारत ने सोचा कि हम रीजनल डिप्लोमेसी फॉर ग्लोबल गेन, यानी कि हमारे जो पड़ोसियों से बेहतर संबंध रखेंगे तो एक अच्छा दुनिया में मैसेज जाएगा, और भारत एक जो दक्षिणी एशिया का एक लीडर है, एक इमर्जिंग पावर है, उसकी एक अपनी छवि बनेगी। तो भारत का जो, जैसे हम UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप की बात करते हैं, या भारत का जो इंटरनेशनल दूसरे इंस्टीट्यूशंस में भी दखल जो भारत का बढ़ता जा रहा था, तो उनकी बात कर रहे हैं, तो ये बात एक पॉजिटिव रेशनल आया कि अगर हमारे पड़ोसी देशों के साथ में हमारे संबंध बेहतर होते हैं तो जो चुनौतियां आ रही है, खासकर जो टेररिज्म है, फंडामेंटलिज्म है, या इंसर्जेंट्स ग्रुप्स को सपोर्ट करने की बात है, या जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स का प्रेजेंस है, चाइनीज अपना प्रभाव बढ़ा रहा, अमेरिकन्स, तो हम इनको मिनिमाइज कर पाएंगे। तो उसमें गुजराल साहब ने कहा कि हम पड़ोसी देशों के साथ उस बिना किसी अपेक्षा के संबंध बनाएंगे, नॉन रेसिप्रोसिटी, यानी उनसे कोई हमको अपेक्षा नहीं है, लेकिन उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं, उनकी जो शिकायतें, उनको ध्यान में रखते हुए हम अच्छे संबंध दिखाएंगे। तो उसमें जो बड़ा काम हुआ है कि नेपाल के साथ काला पानी एग्रीमेंट हुआ, बांग्लादेश के साथ गेंजिस वाटर ट्रीटी हुआ। आप ये देखिए, उसके बाद वाजपेयी जी जब सत्ता में आए तो वाजपेयी जी ने अमृतसर लाहौर बस सर्विस शुरू किया, ढाका कोलकाता बस सर्विस शुरू हुआ, अमन की आस, लाहौर सबमिट, यानी कि कोशिश पूरा किया गया। और एक बात यहाँ ये भी थी गुजराल साहब की कि अगर हम पाकिस्तान इसमें सहयोग नहीं करेगा तो हम पाकिस्तान के बिना भी बाकी जो पड़ोसी देश है उनके साथ संबंध करेंगे। लेकिन दूसरी जो बड़ी बात है
वो इस पॉलिसी को कंटिन्यू किया वाजपेयी जी ने बहुत मजबूती के साथ। फिर मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने भी उसको एक जेनरसिटी के साथ में उसको इम्प्लीमेंट किया कि हम, गुजराल डॉक्ट्रिन तो था ही, लेकिन हम जेनरसिटी की, जो पड़ोसी देश है हम तो विकास कर ही रहे हैं कि दूसरे पड़ोसी देश भी हमारी आर्थिक विकास का फ़ायदा ले, चाहे वो IT सेक्टर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, सब में। लेकिन जो सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, आप ये देखिए कि जब, मुझे याद है 2014 में जब मोदी जी शपथ ले रहे थे, तो मोदी जी शपथ ले रहे थे तो उनकी बहुत एक अच्छी पॉलिसी आई कि उन्होंने बेसिकली सारे पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्षों को शपथ ग्रहण में बुलाया, एक मैसेज देना चाहते थे। पहला मैसेज क्या था कि भारत दक्षिणी एशिया का एक लीडर है। बिल्कुल। दूसरा मैसेज ये था कि दक्षिणी एशिया के देशों के बीच में मिनिमम कोऑपरेशन का स्कोप है, कॉन्फ्लिक्ट जो दुनिया में दिखाया गया वो नहीं है, भारत अभी भी एक आपसी सहमति है। और तीसरा ये था कि जो बढ़ता हुआ बाहरी प्रभाव है, जैसे चीन है, जैसे अमेरिका, उसको भी मिनिमाइज करने की बात थी। लेकिन मुझे लगता है शेख हसीना को ये बात कुछ कम समझ में आई, और वो क्या किया कि वो खुद नहीं आई, वो अपनी जो स्पीकर थी सरीन को उन्होंने ओथ टेकिंग सेरेमनी में भेज दिया और खुद चली गई चाइना। चाइना से बार्गेनिंग करने लगी, सोना दिया जो एक डीप सी पोर्ट है उसके बारे में, हालांकि वो डील नहीं हो पाई। तो वो बेसिकली उनको लगा कि अब बीजेपी आ गई, क्योंकि मेरा कांग्रेस के साथ अच्छा संबंध था और बीजेपी आ गई तो अब संबंध अच्छे नहीं हो गए, तो चाइना कार्ड में खेलूंगी। लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि मोदी जी कि जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो बहुत सकारात्मक है, डेवलपमेंटल ओरिएंटेड है, और उसमें जो मनमोहन सिंह सरकार ने $2 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था, मोदी जी ने उसको $8 बिलियन कर दिया। और उसके अलावा $2 बिलियन जो हाई सोशल इम्पैक्ट्स प्रोजेक्ट्स को बढ़ाया। हर तरीके का सहयोग, जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट मनमोहन सिंह नहीं कर पाए थे उसको इम्प्लीमेंट किया मोदी जी ने 2015 में, यानी कि उसी पॉलिसी को टोक किया। बिल्कुल। आज तक जो भारत की जो नीति रही है कि सम्मान, समृद्धि, शांति और संस्कृति, एंड ये जो पॉलिसीज़ रही है, ये पॉलिसीज़ भारत के जो अपने प्रिंसिपल्स हैं, ईथोज हैं, उसको बांग्लादेश के साथ भी लागू किया। और ये जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, देखिए भारत के हम बहुत अच्छी तरीके से लोग आलोचना करना है अपनी पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए करते हैं। मैं मेरी क्लास में बच्चों से पहला सवाल पूछता हूँ जाके कि आप मुझे बताइए कि पड़ोसियों को भारत से क्या ग्रीवेंसेस है, भारत ने ऐसा क्या किया कि पड़ोसी देश नाराज हो जाएं। पिछले 10 साल में मोदी जी के सरकार से आज तक बता दीजिए कि क्या भारत ने ऐसा किया कि जो मोदी जी जो पड़ोसी हमसे नाराज हो जाए। कोई बच्चा कोई जवाब नहीं दे सकता। ये जो एंटी इंडियन पोस्चरिंग जैसे मुइजू ने मालदीव में किया, वो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए किया कि इंडिया आउट। थोड़े दिनों में समझ में आ गया कि भारत के साथ आपको काम करना है, और ये सिर्फ पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए। जितने भी राजपाक्से सरकार ने भी यही किया, KP ओली सरकार ने भी यही किया। ये अपने जो इनके डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट है, नेपाल के, बांग्लादेश के, श्रीलंका के, इनकी पॉलिटिकल डिस्कोर्स की वजह से भारत के साथ संबंध, लेकिन एक साथ हर जगह भारत फैक्टर नहीं हुआ। एक साथ हर जगह क्यों हो गया? नहीं, क्योंकि इनमें बदलाव ओली भी उसी में आ गए, सारे लोग उसी टाइम करने लगे। देखिए उसमें दो फैक्टर है। एक तो पहली बात कि ये जो सरकार है, KP ओली को एक तरीके से चाइना के नज़दीक की सरकार माना जाता है। तो चाइना का दखल नेपाल में बढ़ रहा था। चाइना हमेशा एंटी इंडियन पॉलिटिक्स डिस्कोर्स को बढ़ा रहा था। जो राजपाक्से की सरकार थी वो भी आप मान के चलिए कि प्रो चाइना सरकार को माना जाता था। जिस तरीके से उन्होंने हम्बनटोटा दे दिया, 99 ईयर्स के लीज पे दे दिया, डेट ट्रैप की तरफ बढ़ा दिया, सारी पॉलिसीज़। तो क्योंकि वो उसको चाइना से पैसा आता था, चाइना से इन्वेस्टमेंट आता था, उनको करप्शन करने का मौका मिलता था, मोटा पैसा आता था, सब राजपाक्से परिवार की जेब में जाता था। तो ये वो राजनीति इन फायदों के लिए एंटी इंडियन पोस्चर्स को बढ़ाते थे। लेकिन परिवर्तन आया। आज देखिए भारत का श्रीलंका के साथ कितने बढ़िया संबंध है, कितने बढ़िया हमने हमने खराब क्यों होने दिए सर, कि इस लेवल पे खराब हो जाए कि श्रीलंका में जब कोलैप्स हो जाए तब हम ठीक कर लेंगे। या हम अभी भी बांग्लादेश की तरफ भी देख रहे हैं कि अभी मैंने, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, मैं रुक के एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आपने बात उठाई तो मैं चाहता हूँ बात हो जाए। पाकिस्तान की बात तो छोड़ ही देते हैं,
लेकिन जिन पड़ोसियों से हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, सार्क देशों के साथ इतने प्रोग्राम्स चलते थे, आना जाना, पढ़ाई लिखाई, आपसे बेहतर कौन जानता है, आप तो वहाँ पढ़ाते ही हैं। अब क्या हुआ ऐसा पिछले 10-15 साल में? ये सरकारें तो पहले भी थी, चाइना फैक्टर भी पहले था, कि हमने होने दिया। नहीं, चाइना फैक्टर पहले नहीं था। मैंने दो आर्टिकल लिखे हैं, आप देखिएगा। एक इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है, एक मैंने डेक्कन हेराल्ड में। दोनों की जो न्यू कोल्ड वार पॉलिटिक्स है वो जीरो डाउन हो गया साउथ एशिया पे। तो अमेरिकन्स और चाइनीज़ के बीच में कंटेस्ट हो गया। भारत की विडंबना क्या है? भारत की विडंबना ये है कि जब भारत उनके आंतरिक मामलों में मतलब उनकी राजनीति में दखल जब बात करते हैं तो भारत इंटरफेरेंस कर रहा है। तो जब भारत ने इंटरफेरेंस करना और उनके आंतरिक राजनीतिक मामलों में दखल देना और इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, तो फिर वहाँ पे दूसरा पोस्चरिंग हो गया कि भारत ने ऐसा होने क्यों दिया। इसलिए क्योंकि हम उनके आंतरिक मामलों में इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। उनका अपना डेमोक्रेटिक स्पेस है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है। हमारा जो अपने ऑब्जेक्टिव्स है, साफ 3 ऑब्जेक्टिव भारत का पड़ोसी देशों में है। पहला सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी में मैंने कहा कि आतंकवाद, जो कट्टरता बढ़ रही है, और तीसरा इंसर्जेंट्स ग्रुप्स को कि इनको सपोर्ट मत कीजिए, हम आपके साथ में हैं। हम ये भी नहीं चाहते कि आप एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स को उस लेवल तक ले आइए कि भारत के जो सेंसिटिव जोन्स हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उस पर कंसर्न हो। चाइनीज़ जिस तरीके से तीस्ता डैम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाइनीज़ सोनादिया डीप सी पोर्ट डेवलप करना चाहते थे, चाइनीज़ सिलहट पोर्ट डेवलप करना, एयरपोर्ट डेवलप करना चाहते हैं, चाइनीज़ हबन टोटा में आ रहे हैं, उधर ग्वादार में आ रहे हैं। तो हम सेंसिटिव हैं कि आप एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स को इस लेवल तक एंटरटेन मत कीजिए। और ये बात यहाँ पर बांग्लादेश बड़ा सेंसिटिव था। और शेख हसीना जी का एक बहुत अच्छी बात है कि अपनी जो उनकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है कि उन्होंने अमेरिकन्स जो चाहते थे सेंट मार्टिन आइलैंड, उसमें को भी नहीं दिया कि नहीं भाई ये पॉसिबल नहीं, हमारे लिए चाइना भी बराबर है और अमेरिका भी बराबर है। अब तो मिल गया भारत का नहीं, अभी भी नहीं मिला है। अभी उन्होंने कुछ एक ग्रीन कॉरिडोर, कौन सा कॉरिडोर, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर दिया है। दूसरा जो भारत का ऑब्जेक्टिव है वो साफ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि हम, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि हम डेवलप हो गए तो जो नेबरिंग कंट्रीज में अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो उससे माइग्रेशन बढ़ेगा। तो हम चाहते हैं कि हम भी डेवलप हों और बगल में जो पड़ोसी देश हैं वो भी सब डेवलप हो, क्योंकि माइग्रेशन ही नहीं, आतंकवाद भी बढ़ेगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वो होगा। जो साफ है कि हम सबका साथ सबका विकास, लेट द नेबरिंग कंट्रीज ज्वाइन द डेवलपमेंटल बोर्ड। हमने कोशिश पूरा रखा कि बांग्लादेश को हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी से भी जोड़ें। हमने BBIN कॉन्सेप्ट्स भी लेके आए कि कॉपरेशन मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, बिम्स्टेक में भी भूटान, नेपाल, सारे कंट्रीज को जोड़ के रखा कि चलो पाकिस्तान नहीं आ रहा तो हम सब मिलके काम करते हैं। तो एक जो सकारात्मक कि हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमारा ट्राई नेशनल रोड कनेक्टिविटी है, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, उसमें बांग्लादेश की सरकार ने भी इंटरेस्ट दिखाया। हमने भी कहा कि आप भी आइए। तो एक सकारात्मक सोच के साथ हम आगे बढ़े। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हमारा भी हो उनका भी हो। और तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है साफ है कि वहाँ पे राजनीतिक स्थायित्व रहे। अब आपके यहाँ डेमोक्रेसी है कि सेमी हाइब्रिड रेजीम है कि जैसा हो गया है, आप वही, क्योंकि म्यांमार के साथ हम चाहते थे कि वहाँ डेमोक्रेसी हो, लेकिन चूंकि जहाँ हम जब डेमोक्रेसी की, आंसान सूकी की बात करने लगे तो वहाँ मिलिट्री यूनिटा और चाइना बोला कि हम आपको सपोर्ट देंगे, तो हमको कहीं बैकफुट पे आना पड़ा। तो हमने क्या किया कि द गवर्नमेंट ऑफ द डे बस हम करने लगे कि उस दिन की जो सरकार है हम उसके साथ संबंध बनाएंगे। और मुझे लगता है तारिक रहमान के साथ भी हमारे इसी फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं कि तारिक रहमान के साथ, जो कि हमारे अपनी कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसीज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं, डेवलपमेंटल इश्यूज भी हैं। हमने लंबा एक चौड़ा एक इन्वेस्टमेंट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किया हुआ है। उनका रामपाल पावर प्रोजेक्ट है। हमने सारे जो 5 रेलवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को जीवित किया है। उस रिवराइन कॉरिडोर्स हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, जो बांग्लादेश के लिए भी हितकारी हैं और भारत के लिए भी है, और भारत को पूर्वोत्तर राज्यों के साथ जोड़ने की बात थी। और मैंने यही बात आपसे कह रहा था कि जब हम भारत बांग्लादेश की संबंधों की बात करते हैं तो बंगाल भी उतना इम्पोर्टेंट है, हमारा पूर्वोत्तर राज्य भी उतने इम्पोर्टेंट है, और बांग्लादेश वहाँ एक महत्वपूर्ण कड़ी, एक ब्रिज
ब्रिज है, एक लिंचपिन है। तो हम चाहते हैं कि वो भी आए। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे राजनीतिक स्थिरता रहे। तो क्या इस नई सरकार के दौर में वो चिकन स्नैक वाली जो धमकियां मिलती थी भारत को, उसका दौर जा चुका है? देखिए, ये बात आप मान के चलिए कि जब जब वहाँ पे पॉलिटिकल लेजिटिमेसी क्राइसिस होगा, जब बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता आएगी, और जब जब मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तानी जैसी ताकतें वहाँ मजबूत होंगी, जमात इस्लाम मजबूत होगा, तो इस तरीके की बातें आएगी। लेकिन भारत का ये कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भारत एक महाशक्ति है आज के दिन, एक पावर है, एक वर्ल्ड क्लास नेवल फोर्स है। और हम हर तरीके से, चाहे वो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हों, चाहे हमारा जो आप चिकन नेक, हम तो कहते हैं बांग्लादेश के 2 चिकन नेक है, बिल्कुल है, हमारे नहीं है, वो उनके 2 चिकन नेक। जो उनका CHT रीजन है, जो खगाराचारी, बंदरबान और रंगमाटी है, वो हिली क्षेत्र है, वो कभी से कोशिश कर रहे हैं, जो चकमा को रिफ्यूजी बना दिया, कभी से कोशिश कर रहे हैं कि हम बांग्लादेश से अलग हो जाएं। और मैं आपको बता रहा हूँ 1947 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट बना, उस वक्त भी जो पंचागढ़, जो ऊपर का क्षेत्र रंगपुर और पंचागढ़, जो आप टॉप का बता रहे, वहाँ की जनता नेहरू जी और से कोशिश किया कि हमको बांग्लादेश, इसके पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हमको भी आप मिला लेना। लेकिन चूंकि उस वक्त की परिस्थितियाँ थी और ब्रिटिश इन्वॉल्व थे और माउंटबेटन का अपना वो था, तो हमने उस चीज़ को जाने दिया। लेकिन ये हमारे लिए एक तरीके से स्ट्रेटेजिक डेफिसिट हो गया, लेकिन बांग्लादेश के लिए भी 2 स्ट्रेटेजिक डेफिसिट है, हम उसको इस्तेमाल। तो ये जो फॉर्मूला है कि आप मैप दिखाने से नॉर्थ ईस्ट उधर चला जाएगा और कि हमार बाबर तुम्हार बाबर और हम नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज कर लेंगे, ये ड्रीम है। और ये पाकिस्तान आर्मी और कुछ तो कर नहीं सकती, भारत के सामने टिक नहीं सकती। और चाहे वो कन्वेंशनल वॉर हो, चाहे वो मॉडर्न वॉरफेयर हो, कहीं पे नहीं टिक। तो वो इस तरीके की छोटी छोटी हरकतें जो करती हैं, और उसमें पाकिस्तान में जब बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता आती है, तो उसका फ़ायदा उठा के उसमें इस तरीके के बयानबाजी देती है। मेरे 4-5 सवाल हैं, जल्दी जल्दी करूँगा। पहला, विदेश नीति जो है वो केंद्र का मामला है। फिर ऐसा क्यों होता है कि जब बंगाल में चुनाव होते हैं तो अचानक से बांग्लादेश की बात होने लगती है? होने दीजिए, बंगाल में चुनाव भारत का हिस्सा है, क्या फर्क आ जाता है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिमी बंगाल है, वो एक फैक्टर है भारत बांग्लादेश के बीच में संबंधों को लेकर। जो पहली बात तो कि सीमा की बात करते हैं, तो लगभग 2200 कुछ किलोमीटर जो बंगाल की सीमा है, जो बांग्लादेश से लगी हुई है। और सीमा अगर बॉर्डर को आप करेक्टराइज करते हैं तो 4 तरीके की सीमाएं जो लगती है। एक मैरीटाइम जो सुंदरबन से लगती है, एक लैंड बॉर्डर हो गया, एक एनक्लेव्स जो थे, एडवर्स पोजेस्ड एनक्लेव थे, और हिली टेरेन जो रीजन्स है। तो उसमें क्या है, बहुत स्कोप है कि आप उसमें फेंसिंग नहीं कर सकते। आज भी 860 किलोमीटर की बॉर्डर को आप फेंसिंग नहीं कर सकते, क्योंकि पिलर लगाते हो, नदी आती है, आप चले जाते हैं। तो उसमें बहुत कुछ हद तक स्कोप है इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, इलीगल ट्रेड का, आर्म्स ट्रैफिकिंग का और ड्रग ट्रैफिकिंग का, बहुत सारा। और ये जो बॉर्डर, इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो इसमें जो बहुत कुछ लोग रोज़गार की तलाश में भी क्योंकि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल का इंटरडिपेंडेंसी रहा है, तो रोज़गार की तलाश में भी लोग आते हैं। और कुछ लोग जो बांग्लादेश की राजनीतिक डेवलपमेंट होते हैं, जिसमें माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का परसिक्यूशन होता है, जो लिबरल डेमोक्रेटिक लोग वहाँ पर सेकुलर लोग हैं, मुस्लिम्स भी हैं, और जो आर्थिक फ़ायदे के लिए वो भी माइग्रेट करते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे सेटल्ड हो जाते हैं वो बॉर्डर एरियाज में, जिस तरीके से मुर्शिदाबाद और फरक्का और ये जो एरियाज हैं, इसमें आप देखिए इनके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स का, जो वेस्ट बंगाल के, इनकी डेमोग्राफी चेंज होगी, मुस्लिम बाउल क्षेत्र होते चले गए। तो ये बात मान के चलिए कि ये मुस्लिम अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स थी ममता बनर्जी की और ये हो सकता है उनके लिए राजनीतिक रूप से फ़ायदे की बात हो सकता है उनको वोट बैंक एक क्रिएट हो रहा हो, लेकिन वो अगर नेशनल पर्सपेक्टिव में देखते हो,
जब भारत की सुरक्षा की बात करते हो तो कोई भी इलीगल व्यक्ति, क्योंकि उनके साथ में आतंकवादी भी आ सकते हैं, उनके साथ में वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स भी घुस सकते हैं, और जिस तरीके से अंसारुल बांग्लादेश है, हुजी भी है जो अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो पहला तो आतंकवाद का साफ साफ खतरा है। दूसरा कि अनडॉक्यूमेंटेड कोई भी व्यक्ति अगर भारत में है तो वो भी भारत की सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। तो निश्चित रूप से जो केंद्र में सरकार होती है वो इस बात को मुखर रूप से रखती है। पहले भी आप ये देखिए कि जब यूपीए सरकार थी तब भी ये बात उठती थी, जब एनडीए सरकार थी तो मुझे पता है आडवाणी जी जब होम मिनिस्टर थे तब भी ये बात बार बार उठी थी, और अभी जब बीजेपी सरकार है तो बार बार ये बात कि इलीगल कोई भी माइग्रेंट्स बांग्लादेशीज हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, गलत तरीके से आए हुए हैं, उसको हम एंटरटेन नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि कुछ राजनीतिक फायदों के लिए ममता बनर्जी सरकार उस पर सॉफ्ट थी, वो अपना चाहती तो मुद्दा बनेगा ही, निश्चित रूप से मुद्दा बनेगा। और अगर देखिए मैं बात कहता हूं कि 3 तरीके के बॉर्डर होते हैं। एक होता है मिलिट्री बॉर्डर, बांग्लादेश भारत मिलिट्री बॉर्डर नहीं है। दूसरा होता है पॉलिटिकल बॉर्डर जो डिमार्केटेड है, जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं चेक पोस्ट के माध्यम से। तीसरा होता है इकोनॉमिक बॉर्डर। मैं कहता हूं अगर रेगुलेटेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बॉर्डर होता है तो दोनों देशों के लिए अच्छा है कि भाई कोई लीगल आवाजाही नहीं होगी, और उसमें नहीं होगा तो आपको आप फेंसिंग के लिए लैंड क्यों नहीं दे रहे, तो वेस्ट बंगाल सरकार फेंसिंग के लिए लैंड नहीं दे रही थी। तो ये कई इश्यूज थे जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए थे, और भारत की जो केंद्र सरकार है वो इस बात को बहुत गंभीरता से लेती थी, क्योंकि ये भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, और ये ना केवल वेस्ट बंगाल की सुरक्षा, पूरे नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। और हम चाहते थे कि इसको फेंसिंग करें और रेगुलेटेड बॉर्डर हो, तो उसमें तो निश्चित रूप से हर चुनाव में ये मुद्दा ये वेस्ट बंगाल का मुद्दा बनेगा ही बनेगा। अब सर क्या हालात हैं, क्योंकि अभी जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें ये है कि बॉर्डर पर बहुत गहमा गहमी है, यहाँ से जो है घुसपैठिए जो हैं, अब मैं क्या कहूँ मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं हम नहीं हैं घुसपैठिए, कोई कह रहा है, लेकिन कम से कम जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उन्हें कहा जा रहा है वो बाहर निकलें। वो जा रहे हैं तो उधर बांग्लादेश की तरफ से जो सेना खड़ी है उनका भी ये कहना है कि तुम हमारे लोग नहीं हो, वापस जाओ। तो ऐसे में एक ह्यूमैनिटेरियन संकट तो खड़ा हो गया है। इसमें भारत और बांग्लादेश के रिश्ते फिर कैसे सुधरेंगे? देखिए ये बात तो साबित हो गई कि जिस तरीके से बॉर्डर पे जो ये डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं और लोग मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये बात तो साफ है कि बांग्लादेशी इलीगली भारत में रहते थे। हाँ बिल्कुल रहते थे। तो ये इस बात पे तो कोई क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो नहीं कहते थे कि नहीं रहते हैं वो सब गलत थे, ये तो पहली बात। ये ओपन ट्रूथ है, ये तो इसको एक्सेप्ट। दूसरी बात, ये बात मान के चलिए कि देखिए भारत का कोई भी विषय हो, चाहे वो तीस्ता नदी की बात हो या बॉर्डर फेंसिंग की बात हो या इलीगल एक्टिविटीज़ की बात हो, तो निश्चित रूप से भारत सरकार अपने देश के लिए, अपनी देश की जनता के हित के हिसाब से सोचती है, जो भी नेशनल इंटरेस्ट में होगा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है और इसको जानना चाहिए कि जब क्या होता है, एक तो होता है कि एक इशू होता है कि वाटर के बदले पानी के बदले पानी, बॉर्डर के बदले बॉर्डर, और एक इकोनॉमिक एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया कि नहीं, हम एक सब चीज़ों को बास्केट में रख लेते हैं, एक साथ रख लेते हैं। आप हमारे को इंश्योर कीजिए कि कोई भी पूर्वोत्तर राज्यों में या जो ईस्टर्न साउथ एशिया सब रीजन है उसमें हम कोई भी वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स को जब पनाह नहीं देंगे, टेररिस्ट को नहीं पनाह देंगे, फंडामेंटलिस्ट को नहीं देंगे, यानी कि सिक्योरिटी को इंश्योर कीजिए। उल्फा को आप बेसिस नहीं देंगे, नॉर्थ ईस्ट के जो बाकी इंसर्जेंट्स ग्रुप्स हैं उसको बांग्लादेश में सेफ हेवन नहीं बनाएंगे। ये आप पहला एक चीज़ रखिए। दूसरा, आपका क्या कंसर्न है? आपका कंसर्न है कि भाई वाटर हमारे को नहीं मिलता, हम आपको वाटर देंगे, कोई बात नहीं। आपको अगर हम लीनियंट व्यू रखेंगे, और ये बात मैं बताता हूँ 1996 में जो गेंजेस वाटर ट्रीटी हुआ था वो बहुत कुछ हद तक बांग्लादेशी बीएनपी भी सत्ता में रही, कभी भी उन्होंने रिव्यू की बात नहीं की, तो खुश थे क्योंकि वो बहुत लीनियंट ट्रीटी थी। तीस्ता में भी यही बात थी कि आप हमारी कंसर्न्स को एड्रेस कीजिए, हम आपके कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे, और लगभग 50-50% शेयरिंग फार्मूला 2011 में तैयार हुआ था।
तो हम सारी बात को एक साथ रख रहे थे कि बंगाल का विकास भी देखेंगे, लेकिन हम असम का विकास भी देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट का विकास भी देखेंगे। हमको ट्रांजिट चाहिए कि अगरतला और जाने के लिए हम सीधा कोलकाता से अगर ट्रांजिट मिलता है और बांग्लादेश हमको ट्रांजिट देता है, कॉरिडोर देता है, तो बहुत अच्छी बात है। और हम बांग्लादेश के इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं, इश्यूज़ को उसको डेवलप करेंगे। अगर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट होने से कुछ हिस्सा अगर बंगाल का देना पड़ा और नॉर्थ ईस्ट असम का रखना पड़ा, तो एक एडजस्टमेंट होता है कि ठीक है, जैसे एनक्लेव के भी एक्सचेंज किए, तो एक तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप दो फायदा आपको हो रहा है, दो कंसर्न आप हमारे एड्रेस कर रहे हैं, तो इससे विन विन सिचुएशन होगी। एक डेवलपमेंटल अप्रोच हो गया, ये मार्केट बेस्ड अप्रोच नहीं हुआ कि दो के बदले दो ही मिलेगा, यानी डेवलपमेंटल हो गया। वही नॉन रेसिप्रोसिटी, जेनरसिटी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर ये सब लेके आए। तो ये बात आप मान के चलिए कि बांग्लादेश के साथ में ये स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स हमने उस वक्त किए थे, और उसी के माध्यम से जितने भी ट्रेड डील्स हुए, जीरो टैरिफ बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स का रखा, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ, तीस्ता का भी हम बहुत क्लोज थे उसको करने में। अब चूंकि अब हमारे पास में अगर वो नॉर्थ ईस्ट और फंडामेंटलिस्ट और इस्लामिस्ट फोर्सेस को अगर पनाह देंगे, तो हमारे पास भी बहुत सारे चीज़ें, हम तीस्ता में जो लीनियंट थे हम नहीं होंगे, अब डील नहीं होगी। आप चाइना को लेके आएंगे तो हम फिर अपने तरीके से डील करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव सोच के साथ काम करना पड़ेगा कि यू एड्रेस माई कंसर्न, आई विल एड्रेस योर कंसर्न। और उसी फॉर्मूले पे पिछले 2 दशक से भारत की सरकार बांग्लादेश के साथ काम कर रही थी। तारिक रहमान को भी उसी ही फॉर्मूले पे काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर जो कंटिन्यूटी रखेंगे पॉलिसीज़ में, तो निश्चित रूप से जो कंसर्न्स बांग्लादेश के, क्योंकि अभी 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होना है, और ये बात आप बार बार आती भी है कि तारिक रहमान क्यों नहीं आए। हो सकता है तीन फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो जो शेख हसीना का प्रत्यार्पण है, जो एक्स्ट्राडिशन का है, जब तक हुआ नहीं, वो दिल्ली में ही है। वो देखिए, वो पॉलिटिकल इश्यूज है, उसका मेरिट बेस पे एनालिसिस होगा। और सबको पता है कि तारिक रहमान पे भी बहुत सारे केसेस थे, हीरोइक वेलकम हो गया, उनके ऊपर भी सारी थी। और ये बदलती परिस्थिति में आज बांग्लादेश को मैं रेगुलर फॉलो करता हूँ। जिस तरीके से अवामी लीग और अवामी लीग के लीडर्स की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, जो वहाँ पे बड़े बड़े जो तुफैल ये लीडर्स के उनके फनल्स में जा रहे हैं लोग जिस तरीके से, तो आप मान के चलिए कि वहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। तो वो मुद्दा बढ़ती जा रही है। मैं तो हमेशा कह रहे हैं कि हसीना के सपोर्टर्स बढ़ रहे हैं वापस से उस चीज़ को, लेकिन उस दिन भी अगर इलेक्शन हो जाते और इलेक्शन में अवामी लीग को पार्टिसिपेट करने दिया जाता, तो आप मान के चलिए कि जो आज सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, मैं चलो बहुत उसमें कह रहा हूँ, जो जमात बन के बैठ गई 66 सीट्स, वो कहीं नहीं रहती, वो आके 8-7 पे रह जाती। अवामी लीग सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होती, और कोई अतिशयोक्ति नहीं कि अवामी लीग सरकार भी बना लेती, क्योंकि लोगों को दबा दिया गया। जिस तरीके से मोहम्मद असंतोष था कि अवामी लीग के प्रति कि भागना पड़ा शेख हसीना को। पर आप कह रहे हैं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मेरा प्रश्न है कि ठीक 18 महीने बाद आप कह रहे हैं वो वापस आ गया, क्योंकि वो 18 महीने इतना मुश्किल हो गया कि कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, इकोनॉमी को बैठा दिया। मोहम्मद यूनुस तो बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाने पे लगा था, वही पाकिस्तान जिससे बंगालियों ने जो 30 लाख बंगाली शहीद हुए थे 1971 में, आप फिर उसको पाकिस्तान बनाने लगे। मोहम्मद यूनुस कर रहे थे या फिर वहाँ धीरे धीरे इस तरह के सेंटिमेंट बनने लगे हैं? देखिए ये बात आप मान के चलिए कि ठीक है, वो आइडेंटिटी, आप इस्लाम मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, आप बुद्धिस्ट हैं, आप क्रिश्चियन हैं, वो एक फीलिंग्स हर व्यक्ति में रहती है। लेकिन बंगाल में अभी भी वो बंगाली हैं, और वो बंगाली संस्कृति है, जो इथोज हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो बहुत अभी भी डोमिनेट करते हैं। तो सवाल ये आता है कि वहाँ पर जब मोहम्मद यूनुस के पास प्रॉब्लम क्या थी, उसके पास लेजिटिमेसी नहीं थी।
उसको 2006 में उन्होंने उनका जब बात आई कि भाई एक ऐसे व्यक्ति को न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट का, तो सब पॉलिटिकल पार्टी सब ने मना कर दिया। जब उनकी अपने राजनीतिक दल बना, कुछ नहीं हुआ। तो ये तो बेसिकली प्लांटेड था और उसको सपोर्ट, जमात इस्लाम भी ऐसे ही मार्जिनलाइज थी। तो तारिक रहमान की तरह छोड़ के गए थे, उन पर भी तो मुकदमे ही थे। नहीं, वो छोड़ के तो नहीं गए, उनको हटाया था ग्रामीण बैंक से, लेकिन जेल में नहीं। उनका देखिए वो ठीक है, वो अपना एक प्लांटेड और उसका अपना ग्रामीण बैंक का एक हो रहा था। लेकिन क्योंकि दो लोगों को क्राइसिस था, एक तो मोहम्मद यूनुस को जिसको बीएनपी के लोग भी सूदखोर कहते थे, जमात के लोग भी सूदखोर कहते थे कि सूद लेना इस्लाम में हराम है। तो जब अवामी लीग की तो बात ही छोड़िए, और चूँकि जमात इस्लाम को भी बहुत क्राइसिस था और उसको बैन कर दिया गया था, तो मौका मिला कि इसके सारे हम भी रोटी सेक लेंगे। तारिक रहमान ने सूद चुकाया, वैसे तो अमेरिका का जमात इस्लाम और मोहम्मद यूनुस हो गया चोर मोसरे भाई एक साथ मिलके, और आप एंटी। तो ये एक अच्छा आया डेवलपमेंट हुआ कि जो भी जिस तरीके का भी मैनेज इलेक्शंस हुआ, जो भी जिस तरीके का ट्रेडिशनल पैटर्न, लेकिन बीएनपी अभी भी काफ़ी बेहतर है जमात इस्लाम से, और बीएनपी पहले भी सत्ता में रही है। और भारत के साथ जब बीएनपी सत्ता में थी 2001 से 2006 में, तो इकोनॉमिक रिलेशंस में उनके टाइम में भी ट्रेड में इम्प्रूवमेंट आया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बीएनपी बेहतर एक चॉइस है, बांग्लादेश की जनता ने उसको रखा। और 18 महीने का जो सब रुका हुआ जब देखा कि जिस तरीके से, आप देखिए कितने लाइसेंस तो मोहम्मद यूनुस ने अपने लिए ले लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए उन्होंने बंदोबस्त कर दिया है। तथ्य है, हाँ तथ्य है। आप देखिए, नहीं आरोप नहीं है, तथ्य है। तो वो सब आप देखिए, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी भी अप्रूव करा ली, बहुत सारी चीज़ें करा ली। तो आप ये बात मान के चलिए, देखिए हम एकेडमिक्स हैं, हम कोई उसमें, तो ये बात आप मान के चलिए कि मोहम्मद यूनुस ने जिस तरीके का एक शासन चलाया 18 महीने में, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। जिस तरीके से मुजीबुर रहमान बंगबंधु, जो फादर ऑफ द नेशन थे, जो कंट्रीब्यूशन था उनका, उन पे जिस तरीके से अटैक होने का स्कोप, हथौड़े चल रहे थे उनका, जो धनमंडी, जो एक 32 धनमंडी जो उनका आवास है, उसको तोड़ दिया, म्यूजियम था वो, मैंने खुद देखा उसको। शेख हसीना से थी, उनके फंक्शनिंग और ऑथोरिटेरियनिज्म से, इलेक्टोरल प्रोसीजर से आपको उनसे प्रॉब्लम थी, लेकिन मुजीबुर रहमान से क्या प्रॉब्लम थी, बंगबंधु से क्या थी आपके वो। तो आपने जिस तरीके का एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, तो जो लिबरल, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, बंगाली, नेशनलिस्टिक, वो सब लोग बड़ा कॉन्शियस हो गए। और जो एनसीपी लोगों ने फेथ दिखाया था, देखो दोनों में फ़र्क है। जो बालेन शाह जिस तरीके से जैन जी के माध्यम से आए और उन्होंने इसको ट्रांसफॉर्म किया और वहाँ पे एक क्लासिकल एग्जाम्पल सेट किया, एनसीपी जिस आंदोलन का तो पता लगा बाद में कि मैं उसका असली चेहरा कब देखने को मिला, जिस दिन एनसीपी ने जमात के साथ अलायंस कर लिया इलेक्टोरल प्रोसेस। तो एनसीपी और जमात में कोई फ़र्क नहीं था। और महिलाएं जो वोकली एनसीपी को सपोर्ट कर रही थी, नेशनल सिटीजन पार्टी को, जिस दिन उन्होंने जमात के साथ अलायंस किया, छोड़ के चली गई। हाँ, ये वही एनसीपी है जिसके नेतृत्व में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ। हाँ, वही मैं उसी की बात कह रहा हूँ। तो लोगों ने असली चेहरा देखा कि ये मूवमेंट बेसिकली जो शेख हसीना के खिलाफ मूवमेंट, देखो उनकी अपनी गलतियाँ रही है, मैं इस बात से डिनाई नहीं करता। उन्होंने डेमोक्रेसी के साथ कंप्रोमाइज़ किया, उन्होंने डाइकोटोमाइज़ कर दिया गोल्स और वैल्यूज़ के बीच में। उन्होंने कहा कि मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला रही हूँ, मैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ, मैं इकोनॉमिक को सस्टेन कर रही हूँ। तो आप वैल्यूज़ में देखिए, डेमोक्रेसी हो रही है, कैसे चुनाव हो रहे हैं, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट है। आप जिस तरीके से डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट को इस्तेमाल अपोजिशंस के खिलाफ किया, मीडिया का उतना फ्रीडम नहीं था, गलतियाँ की। और लास्ट में जिस तरीके से आपने स्टूडेंट्स पे जो गोलियां चली, क्रैकडाउन किया, वो आप बांग्लादेश, आप कैसे भूल गए कि बांग्लादेश अपने मूल्यों से समझौता है? कैसे बांग्लादेशी लोग इस बात को बर्दाश्त कर लेंगे, जो पाकिस्तान के साथ खिलाफ खड़े हो गए 1952 में, जब वो लैंग्वेज मूवमेंट पे गोलियां चली, उसके ही हो रहा था सबसे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। लेकिन ये बात समझ, स्टूडेंट बेचारे जो आए,
जो वाकई चाहते थे ट्रांसफॉर्मेशन, उनको तो फिर कुछ दिनों में उनको तो साइडलाइन कर दिया, और जो कुछ लोग जो एनसीपी और उसके रूप में पता लगा कि ये सिर्फ चेहरे थे और इनके पीछे जो ताकतें थी जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, जमात और ये काम कर रही थी, उनका इस्तेमाल करके मोहम्मद यूनुस को लेजिटिमेसी देके अपना काम कराना शुरू कर दिया। तो जनता समझ गई थी और इसीलिए वहाँ गिवन दी अपॉर्चुनिटी बीएनपी को मौका चुनाव लड़ी, मौका मिला। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बीएनपी, हो सकता है कि बीएनपी सत्ता में आ जाती अगर बीएनपी ये बात भी जो कह रही थी, बीएनपी बीच बीच में बात कह रही थी कि लेट अवामी लीग ऑल्सो कंटेस्ट, कहती थी, बिल्कुल कहा। तो अगर उस वक्त अवामी लीग को भी पार्टिसिपेट करने दिया जाता तो मुझे लगता है कि नहीं, अवामी लीग जीतती या बीएनपी जीतती, लेकिन इलेक्शन इंक्लूसिव होते, कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस होते, और लोगों की जो तारिक रहमान को आज प्रॉब्लम आ रही है, देखो आज भी तारिक रहमान 17 साल बाहर रहे, तो बीएनपी के अंदर भी एक समस्या आ रही है कि लोग उनको अपना लीडर एक्सेप्ट करने में मुश्किल आ रहा है, लेजिटिमेसी का प्रॉब्लम हो रहा है कि संगठन पे वैसी पकड़ ही नहीं है। संगठन तो ये कह रहा है ना कि भैया तुम तो 17 साल बाहर बैठे थे, हम तो स्ट्रीट पे लड़ाई तो हमने की, डंडे तो हमने खाए, तो उनको क्राइसिस हो रहा था। ये अगर आज इंक्लूसिव इलेक्शन होते तो मुझे लगता है कि उनको ज़्यादा लेजिटिमेसी होती तारिक रहमान को। मुझे लगता है अभी भी स्कोप है कि अवामी लीग को एक्टिविटीज़ कर देनी चाहिए, ताकि जो बंगाली जो स्पिरिट है, जो अस्मिता है, जो सेकुलर एक इथोज है बंगाल का, और बंगाल में जिस तरीके से जो इकेतर की जो विचार है उसको दोबारा से पुनर्स्थापित करने का तारिक रहमान को मौका मिलेगा। और वो कस्टोडियन है 1971 के कि अवामी लीग कस्टोडियन है, जनता डिसाइड कर लेगी। लेकिन कम से कम जो 1971 के खिलाफ जो ताकतें थी, जो जमात इस्लाम थी, कोलैबोरेटर से, उनको तो आप दूर रख पाएंगे। सर, तीस्ता और गंगा वाटर ट्रीटी, उसकी तो बात हमने आज बहुत लंबाई चौड़ाई में की नहीं, लेकिन वो भी पेंडिंग मामला है। मुझे ये पूछना है कि तारिक रहमान क्या इसलिए भी नहीं आ रहे क्योंकि शेख हसीना अभी दिल्ली में है, और ऐसे में उनका खुद भी दिल्ली आ जाना तो एक ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो है। बांग्लादेश की जनता देखेगी कि हमारा सबसे बड़ा लीडर दिल्ली गया है और हमारी पुरानी लीडर भी दिल्ली में बैठी है जिस पर मुकदमे हैं। देखिए, पहली बात तो कि जब बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आ गए तो वो भी तो सरकार को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये सब एम्बैरेसमेंट नहीं होगा, डिप्लोमेटिकली ये सब नहीं सोचना चाहिए, बांग्लादेश के हित में सोचना चाहिए। ठीक। शेख हसीना का मुद्दा सेपरेट मुद्दा है, वो उसको इम्प्लीमेंटेशन मेरिट जो भी है उसको आप, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो क्या लीडर्स मिलते नहीं हैं? आप तीस्ता डील नहीं क्रैक हुआ तो क्या शेख हसीना मोदी जी से नहीं मिली? रेगुलर मिलती थी, वो अलग बात। तो ये अलग बात है, कंटेंशियस इश्यूज होते हैं, लेकिन जो राष्ट्र हित की बात होती है, जो बांग्लादेश के नेशनल इंटरेस्ट की बात है, भारत के नेशनल, तो मुझे लगता है कि तारिक रहमान को निश्चित रूप से भारत आना चाहिए, इनको सेपरेट डीलिंक करके आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है ये बांग्लादेश के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से 30 साल की ट्रीटी हुई थी कैजेस वाटर, वो एक अच्छा था, उसको रिव्यू करने का, रिन्यू करने का टाइम आ गया। और हो सकता है कि पॉजिटिव अगर जेस्चर रहा और ठीक ठाक से वो रहा तो हो सकता है आज स्थिति, क्योंकि परिवर्तन बंगाल में भी हो गया है, तो हो सकता है कि तीस्ता पे भी कोई एग्रीमेंट बन जाए। मेरा आखिरी सवाल, एक तरफ चीन है सर, चीन बांग्लादेश में एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तैयार करने वाला है। ये घोषणा बांग्लादेश एयरफोर्स ने की 27 जनवरी 2026 को। इसके अलावा चीन के निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को देखकर भी आपको क्या लगता है, क्योंकि चीन का प्रभाव धीरे धीरे बांग्लादेश में बढ़ता देख रहे हैं, पिछली सरकार में भी देख रहे थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान से डेफिनेटली इतने संकेत हैं अब तो बांग्लादेश के संबंध बेहतर होने लगे हैं, कभी इतिहास में इतने बेहतर रहे नहीं। तो एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान, इनसे बांग्लादेश के बेहतर होते रिलेशनशिप्स, और तीसरी तरफ खड़े हैं हम। हमें क्या करना चाहिए, और क्या हमें थोड़ा बहुत चिंतित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, घंटी बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए कि पाकिस्तान चीन दोस्त बनने जा रहे हैं बांग्लादेश के? और अगर मैं इसमें और जोड़ दूं, अमेरिका भी प्ले कर रहा है वहाँ पर। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो यूनिक संबंध भारत और बांग्लादेश के हैं वो बांग्लादेश और चीन के नहीं हो सकते, वो बांग्लादेश पाकिस्तान के भी नहीं हो सकते, अमेरिका के भी नहीं हो सकते। तो भारत और बांग्लादेश के बहुत यूनिक संबंध हैं, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसीज हैं जो किसी की नहीं है।
पहली बात। दूसरी बात कि मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ विंडो ओपन कर दिया, ये बात पक्का है। और पाकिस्तान को कुछ ऑक्सीजन लेने का, कुछ अपनी एक्टिविटीज़ और उनके पास, देखो पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है, वो आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करता है, उनकी विचार को एक्सपोर्ट करता है, वही उनका रहा है, वही एक्सपोर्ट करेगा बांग्लादेश में, कट्टरतावाद को बढ़ाएगा, और उनके पास कुछ नहीं है। तो ये जो बंगाली जो 1971 के विचार में विश्वास करते हैं, जो सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, ज़्यादातर बांग्लादेशी वही हैं, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, मुस्लिम कम्युनिटी जो है वहाँ के, वो अपनी संस्कृति में विश्वास करते हैं। तो उनके लिए एक सेटबैक है कि पाकिस्तान का एक विंडो मोहम्मद यूनुस ने खोल दिया। अब बात रही चीन की। देखिए चीन, हम कहते हैं कि चीन अभी आ रहा है, चीन बहुत पहले से आ रहा था। जब 1975 में जब तख्ता पलट हुआ तो चीन की गतिविधियां शुरू हो गई थी। जो आप आर्म्स की बात कर रहे हैं, जब इरशाद सत्ता में थे, HM इरशाद 80 से 89 तक सत्ता में थे, तो 1987 में जयदेवपुर में एक स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री चीन ने शुरू की थी बांग्लादेश में। 2002 में जब खालिदा जिया सत्ता में थी तो उन्होंने एक डिफेंस अम्ब्रेला एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ चीन ने किया था, और उसमें पूरा जो आर्म्स का मेंटेनेंस, सप्लाई और उस तरीके का एग्रीमेंट था। तो उनके मिलिट्री और हिस्टोरिक संबंध। अब चूंकि शेख हसीना भी चीन के साथ में, देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कर्णफुली टनल है, पौधा ब्रिज था, और बहुत सारे वहाँ पे बांग्लादेश चीन फ्रेंडशिप ब्रिज हैं, कई तरीके के। लेकिन मेनली जो नॉन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें चीन को शामिल करती थी। अब चूँकि बदली परिस्थितियां हैं और चीन कोशिश कर रहा है कि सेंसिटिव जोन में, जिस तीस्ता में डैम बनाने का $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, सिलहट पोर्ट की बात कर रहे थे, सोना दिया नहीं हो पाया, तो कोशिश कर रहे हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी और ड्रोन डेवलप करने की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से चीन तो अपना मार्केट, अपना इन्वेस्टमेंट स्कोप देखता है, यहाँ से बनाएगा, दूसरी जगह एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि अमेरिकन्स बहुत कंसर्न है चीन के प्रेजेंस से, ना केवल बांग्लादेश में, वो म्यांमार में भी बराबर, नेपाल में भी। तो जिस तरीके से जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप की बात है, जो वहाँ अराकान और सितवे में जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, वो जिसको यूनान प्रोविंस में इंपोर्ट कर रहे हैं, और मिलिट्री यूनिटा और रेसिस्टेंस फोर्सेज को चीन जो हथियार सप्लाई कर रहा है और अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, और वहाँ पे आर्म्स ट्रैफिकिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग बढ़ रही है, तो अमेरिका भी बराबर का कंसर्न है। और इसीलिए अमेरिका बेसिकली अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ बे ऑफ बंगाल में बनाना चाहता था, और इसीलिए वो सेंट मार्टिन आइलैंड की डिमांड कर रहा था। तो सवाल आ रहा है कि ये चीन और भारत ही नहीं है, वहाँ अमेरिका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मुझे लगता है बांग्लादेशीज को अपने लॉन्ग टर्म में समझना चाहिए कि आपके किसके साथ यूनिक संबंध है, आपके किसके साथ में कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी जिसके बिना काम नहीं चल सकता। बाकी जो आपको एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स को बांग्लादेश का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए कि आप चीन को ले आइए कि अमेरिका को ले आइए। मोहम्मद यूनुस अमेरिका को लाएंगे, तारिक चीन को लाएंगे, हसीना भारत को लाएगी। भारत को आप एक्सक्लूड कर ही नहीं सकते। आप ये देखिए कि मैं कहता हूं कि वो कहते हैं बांग्लादेश भारत लॉक्ड है, भारत का नॉर्थ ईस्ट इंडिया बांग्लादेश लॉक्ड है। दोनों का इंटरडिपेंडेंसीज हैं, दोनों का खान पान एक है, दोनों की इकोनॉमिक ज़रूरतें बराबर की बनी हुई है आपको। तो भारत को आप इस अखाड़े में शामिल मत कीजिए, भारत के साथ तो आपको रखना ही है, वो तो आपको गुत्था होना ही है। लेकिन आप उनको अखाड़े में मत लेके आइए जिनका आपके साथ कोई यूनिक रिलेशंस नहीं है। उनको आप लेके आइए, इन्वेस्टमेंट कराइए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कीजिए, वो सब आप कीजिए, कपड़ा बेचिए, उन्हें बेचिए और ठप्पा लगवाइए, राजनीतिक लगवाइए कि हम साहब डेमोक्रेसी हो गए। कि अमेरिका कहता है कि जब वर्चुअल डेमोक्रेसी समिट हुआ 2021 में, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को बुला लिया, बांग्लादेश को नहीं बुलाया। तो पाकिस्तान उनके लिए डेमोक्रेसी है और बांग्लादेश बहुत जोर से। तो ये ठप्पा लगाने का, अमेरिका को बुला लीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए, चाइना को ले लीजिए, लेकिन भारत जो है, भारत को आप
इग्नोर नहीं कर सकते। भारत भी बांग्लादेश को बराबर इग्नोर नहीं कर सकता। बांग्लादेश जो 1971 में, उनको याद रखना चाहिए, उनकी यंग जनरेशन्स को याद रखना चाहिए कि हमने एक बड़ी महंगी लड़ाई लड़ी है और हम उस संस्कृति के लिए, उस इंक्लूसिविटी के लिए हम लड़े हैं। तो उस अस्मिता को बना के, और भारत के जवान भी 20,000 भारत के जवान शहीद हुए हैं उस बांग्लादेश को आज़ाद कराने में। उनकी जब उनकी महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही थी बंगालियों की, तो भारत के जवान ही उनको बचाने गए थे। उनको नहीं भूलना चाहिए कि भारत आपका सहयोगी है, भारत आपका पार्टनर है और भारत आपके हित में ही सोचता है। और जब जब क्राइसिस पड़ोसी में होते हैं, आप देखिए पड़ोस में जब श्रीलंका में क्राइसिस हुआ तो भारत पहुंचा, $4.5 बिलियन का आपने असिस्टेंस दिया। जब अर्थक्वेक नेपाल में हुआ तो भारत पहुंचा। हम पाकिस्तान भी पहुंच जाते हैं जब वहाँ फ्लड आती है, तो हम तो चाहते हैं कि चाहे, हाँ, उन्होंने वापस कर दिए थे, वो अलग बात है। हम वैक्सीन डिप्लोमेसी है, उनका इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो भारत को इन देशों को समझना होगा। हमारे ना छोटे भाई हैं ना हम बड़े भाई हैं, हम सब देश हैं, हम सब राष्ट्र हैं, लेकिन हमारी संस्कृति एक है, हमारे विचार एक हैं और उसमें बाहरी शक्तियों का अखाड़ा ना बनाना चाहिए। जो अखाड़ा बन रहा है वो पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा है, वो कभी कटोरा लेके यूएई के पास चले जाते हैं, कभी सऊदी अरबिया के पास चले जाते हैं, कभी चीन के पास चले जाते हैं और कभी अमेरिका में चले जाते हैं, उनको पुचकारते हैं, लड़ाई लड़ाते हैं, ये करते हैं। बांग्लादेश सेंसिबल लोग हैं वहाँ के, पढ़े लिखे। देखिए बंगाली भद्र लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ बहुत। मैं तो बांग्लादेश 1 साल रहा हूँ और मैं जाता आता रहता हूँ। आप तो उनसे बात करके ऐसा अभी 2-1 साल में कब जाना हुआ है, वरना आप साल के 10-10 बार जाते थे। खूब जाता हूँ, मेरा बांग्लादेश में जाना बहुत रेगुलर और बहुत ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में मुझे लगता था जैसे मैं दिल्ली में घूम रहा हूँ। वहाँ ढाका में घूम रहा हूँ, जा रहा हूँ, लोग जानते हैं, मिलते हैं, रोड पे मिल जाते हैं। वहाँ का शर्ट भी पहनता हूँ तो बांग्लादेश की पहनता हूँ। तो सवाल ये है कि बांग्लादेश के लोग भद्र लोग हैं, वो समझते हैं कि हमको, और वो मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आखिरी बात आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ कि बांग्लादेशी के लिए किसी और को लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। वो खुद अपनी लड़ाई खुद ही लड़ते हैं। 1952 में खुद लड़ी, 1971 में खुद लड़ी, 1989 में खुद लड़ी, 2012 में खुद लड़ी, अब वो 2024 में लड़ी और फिर लड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ ये जो रिवोल्यूशन है ना, ये अनफिनिश्ड रिवोल्यूशन है, ये आगे फिर रिवोल्यूशन होगा। क्योंकि अभी जिस तरीके से जमात और जो कट्टरपंथ का जो प्रभाव बढ़ गया, फिर जनता वहाँ खड़ी होगी और फिर से बंगाली राष्ट्रवाद और बंगाली अस्मिता को पुनर्स्थापित करेंगे। और मुझे लगता है कि फिर दोबारा से जो डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, तारीख भी हैं उनमें, आवामी लीग भी हैं, इनको स्कोप मिलेगा और बांग्लादेश फिर से अपनी गति में आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर संजय भारद्वाज को सुन रहे थे आप, जिन्होंने बॉटम लाइन ये कही है कि 2024 में जो कुछ हुआ वो एक अनफिनिश्ड मैटर है। और मुझे तो नहीं पता, खैर वो बांग्लादेश फॉलो करते हैं। आपको क्या लगता है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, सारे कमेंट्स पढ़ते हैं हम। पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने धैर्य से हमें सुना, बहुत शुक्रिया।